नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस में। आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस की मास्टर क्लास विद रचित खंडेलवाल। देश के जाने माने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रचित जी हमारे साथ में जुड़ते हैं, बताते हैं पूंजी को कैसे बचाया जाए, पूंजी को कैसे बढ़ाया जाए, संजोने के साथ में उसको ग्रो कैसे करें और साथ ही साथ कहीं कोई समस्याएं आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को, फाइनेंशियल वेलबींग को संभालने के लिए जहाँ जरूरत होती है वहाँ वो हमारी मदद करते हैं। रचित सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, और सभी दर्शकों को भी नमस्कार। रचित सर, ये जो इंटरेस्टिंग सीरीज हम कर रहे हैं इसका बढ़िया फीडबैक मिल रहा है हमें, और जिस तरीके के कमेंट्स, जिस तरीके के रिएक्शंस आते हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और हमने बड़ी सीरीज करी जहाँ पे इसकी का पार्ट था, जहाँ पे हमने लोन की बात करी थी, उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स कवर करे, बहुत सारी चीजें सीखी थी। तो अब उसी कड़ी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जब हम कर रहे हैं तो उसमें बहुत तरीके के लोग हैं। कुछ लोन लेना चाहते हैं तो उनके लिए हमने बात करी, जो लोन ले चुके हैं और परेशान हैं उनके बारे में बात करी। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कमेंट या क्वेश्चन था और उसके अंदर दोनों चीजें थी, वहां से सवाल बहुत सारे निकलते हैं। मुझे लगा कि अच्छा टॉपिक है, इसको अगर हम इसको एक्सटेंड करें और उस पर चर्चा करें कि मान लीजिए मेरा कोई लोन चल रहा है और एक टेक्निकल टर्म आपने अक्सर इस पूरी सीरीज के अंदर में कई बार यूज किया है, जिसको आप विंडफॉल कहते हैं। तो जो दर्शक नहीं समझते उनको बता दूं कि विंडफॉल का मतलब ये है कि कोई ऐसा पैसा जो कि आप बहुत नॉर्मल में नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपकी सैलरी का हिस्सा नहीं है, आपके बिजनेस इनकम का हिस्सा नहीं है, लेकिन कहीं कोई आपने कभी कुछ इन्वेस्ट किया था, कुछ अच्छा काम किया था, कुछ आपके कर्म हो सकते हैं, हो सकता है आपकी किस्मत भी हो सकती है। अगर लॉटरी भी लग जाती है तो भी वो विंडफॉल ही है। लेकिन अगर आपने कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट किया था और वो पैसा वो अब मैच्योर हो रहा है या अब आपको आने वाला है वापस बढ़ करके, जैसा भी हो करके, या कोई चीज डाइल्यूट करी या कुछ भी, कई तरीके से, मतलब बेसिकली एक लमसम मनी जो आपको मिलने वाला है। और इधर हम बात कर रहे हैं लोन की, यानी ऑलरेडी एक लोन चल रहा है, कर्जा चल रहा है, मैं जिसकी ईएमआई भर रहा हूँ। अब अगर ये कोई पैसा ऐसे आने वाला है तो बड़ा सवाल हो सकता है सिंपल सा कि क्या मुझे इस पैसे को पे ऑफ में यूज कर लेना चाहिए, यानी मैं अपना लोन चुकाऊं। और इन जनरल तो हम बात करें तो कहीं ना कहीं यही होता है कि अगर आपके पास कर्जा है और एक तरफ आपके पास पैसा आ रहा है तो आपको पहला काम तो ये करना चाहिए, अपना कर्ज चुका देना चाहिए। लेकिन आज के दौर में जब हम बहुत सारी चीजें बात करते हैं, कर्ज कोई ऐसी बड़ी खराब चीज नहीं है। ठीक है कि हाँ, बहुत अच्छी चीज भी नहीं है, लेकिन एक आम बात है, नॉर्मल है और पार्ट ऑफ लाइफ है। और कई बार तो ये कहते हैं लोग कि जैसे बड़े बिजनेसेस के लिए कहते हैं कि वो लोन बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जो कमा रहे होते हैं वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, जो दे रहे होते हैं लोन में वो कम होता है कंपैरेटिवली। तो लोन चलने दीजिए, लोन पे ऑफ करने की जरूरत नहीं। कॉर्पोरेट में अक्सर होता है और हमेशा डेट या एक बड़ा हिस्सा रहता है। और ठीक है कि कई पैरामीटर्स पे वो भी उतना अच्छा नहीं होता। जब आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं तो आप कई बार कई उन कंपनीज को, उन स्टॉक्स को वो करते होंगे कि डेट कितना है, या एक परसेंटेज तक ही डेट है तो ओके, या बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है तो शायद और बेटर है। लेकिन ठीक है, मैं फिर भी उसमें नहीं जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि डेट इज ओके, क्योंकि अगर एक्सपेंशन करना है तो आपको लेना पड़ेगा और कर्ज होगा, और जितनी बड़ी कंपनीज हैं उनके ऊपर उतना ही बड़ा कर्ज है। तो इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन वो बड़ी कंपनीज हैं और बड़ी हो रही है, ग्रो कर रही है। लेकिन हम फिर वापस इंडिविजुअल्स पे आ जाते हैं कि अगर मेरे पास ऊपर लोन चल रहा है और मेरे पास ऐसा कुछ विंडफॉल, कोई एक लमसम मनी आ रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे ये पे ऑफ करना चाहिए या मैं इसको कहीं इन्वेस्ट कर सकता हूँ और इसको और आगे बढ़ने दूं? जैसे अगर ये एफडी से आया है, क्या मुझे ये एफडी रिन्यू नहीं कर देनी चाहिए? सर देखिए, बहुत इस पे ना बेसिक सवाल आप ही से पूछा जाए वापस, इन द सेंस वो इंडिविजुअल, कि ये लोन रीपेमेंट आपके लिए एक कंफर्टेबल चीज है या ये लोन आपके लिए एक बर्डन बन चुका है। मान लीजिए जब आपने लोन लिया था, आपके फाइनेंसेस अच्छे थे, आप बहुत इजीली मैनेज कर पा रहे थे। आपका कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ गई, या मान लीजिए कि बिजनेस में, जॉब में, कहीं भी XYZ, तो अब आपको ये भी देखना होगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तब होता है जब ये हमारे लिए लोन रिपेमेंट इन कंफर्टेबल जोन में हो। अगर ये लोन रिपेमेंट करना हमारे लिए एक प्रॉब्लम बनती जा रही है, स्टॉप थिंकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट, पहले लोन रिपेमेंट करिए। क्यों? क्योंकि आप उस मेंटल प्रेशर से, उस ट्रॉमा से, उस फाइनेंशियल प्रेशर से फ्री होंगे तो आप एक बेटर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने यहां से पैसा पूरा पेमेंट करके खत्म कर दिया और जो ईएमआई थी, उस ईएमआई की ही आपने आरडी चालू कर दी, या मान लीजिए उससे कम का आपने म्यूचुअल फंड में एसआईपी चालू कर दी। XYZ इन्वेस्टमेंट तब भी किया जा सकता है। इफ यू आर फाइनेंशियली बर्डन्ड, इफ द EMI पेमेंट इज बिकमिंग अ प्रॉब्लम फॉर यू, डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, अबाउट एनी इन्वेस्टमेंट्स। रीपे करिए, फ्री होइए, फ्री बैठिए।
सिंपल। ठीक है, और ये एक बहुत सिंपल सा लॉजिक आपने दे दिया है कि अगर वो कहीं परेशान करता है, अगर वो लोन जो है वो आपके लिए कहीं एक एरिया ऑफ कंसर्न है, अगर आपको याद रहता है कि आपको ईएमआई देनी है और ये एक सवाल है, एक परेशानी है। कई बार होता है कि बहुत छोटा सा, वैसे एग्जांपल से समझिए कि अगर क्रेडिट कार्ड में कई बार कुछ आपने छोटा सा कुछ लिया था और उसको भी आपने 6 EMI टाइप में डिवाइड कर दिया। वो इतना छोटा सम भी हो सकता है कि 2000 रुपए का है कि आपको पता ही नहीं चलता कि कब आया और कट गया, और वो आपकी कंसर्न नहीं है। लेकिन यहीं पे एक आपका हो सकता है होम लोन हो सकता है, जिसकी केस बहुत बड़ी होती है, और वो आपके खाते में जो भी सैलरी आती है वो आते ही साथ शायद एक बड़ा हिस्सा या पूरा उसके अंदर में चला जाता हो, तब वो ऑफ कंसर्न हो सकता है। तो उस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यहीं से एक सवाल और निकलता है, क्योंकि अब मैंने दोनों चीजों की बात करी है कि एक छोटा सा लोन और छोटा और एक बड़ा लोन। उसी तरीके से ये जो पैसा आ रहा है, जिसको अभी हम विंडफॉल बोल रहे हैं, और अभी हमने समझा कि विंडफॉल है क्या, तो अगर ये पैसा छोटा सा पैसा है तो, और अगर ये बड़ा पैसा है तो क्या दोनों सूरतों में ये जो सवाल का जवाब है क्या बदल जाता है? तो देखिए, ये बहुत ही उम्दा सवाल है, क्योंकि अब हम एक रिलेटिव कंपैरिजन में जा रहे हैं। रिलेटिव कंपैरिजन कैसे है? अब हम लोन और विंडफॉल का एक रिलेटिव कंपैरिजन करेंगे कि कितना विंडफॉल आ रहा है, कितना लोन है। मान लीजिए कि आपके पास लोन 5 लाख रुपए का था और आपका विंडफॉल जो है वो 10 लाख रुपए का हो गया, तो फिर तो इट्स ऑलवेज गुड, अपना लोन खत्म करिए, 5 लाख इन्वेस्ट कर दीजिए। मगर यही चीज सिनेरियो अगर बदल जाता है और आपका एक हाउसिंग लोन है जो कि 2 करोड़ रुपए का है, 2.5 करोड़ रुपए का है, और आपका विंडफॉल वो 10 लाख रुपए का है, तो आपके विंडफॉल की रिलेटिव स्ट्रेंथ आपके लोन के कंपैरिजन में इतनी कम है, इतनी पुनी है, कि अगर आप पूरा का पूरा विंडफॉल डाल भी देते हैं तो इट डज नॉट मेक एनी सेंस। मतलब बहुत बड़ा कोई क्वांटम में आपके चेंज अभी एट द वेरी फेस ऑफ इट नहीं आता है। तब आपको एक कैलकुलेशन लगाना होगा कि अब इस विंडफॉल को मैं कैसे एक बहुत ही सेंसिबल मैनर में इन्वेस्ट करूं और उस इन्वेस्टमेंट से रिटर्न जनरेट करना चालू करूं। या फिर मान लीजिए कि आपकी कोई ऐसी फैमिली नीड आ रही है, कोई एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है, कुछ है जिसके लिए आपको एक और लोन लेना जा पड़ सकता था, तो बेटर ये है कि रादर देन वो 10 लाख रुपए हाउसिंग लोन में डाल के बच्चे के लिए एजुकेशन लोन आप चालू कर दें, नहीं ऐसा मत करिए। बच्चे के एजुकेशन के लिए फंड पार्क कर दीजिए और होम लोन वैसे ही चलते रहने दीजिए। तो अब इसमें क्या है, रिलेटिव कंपैरिजन आ जाता है। इफ द विंडफॉल इज बिग एंड लोन इज स्मॉल, win-win situation. If the windfall is relatively very small in comparison to the loan, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता। उस विंडफॉल को आप जुडिशली कहीं और यूज करें, वो बेटर आइडिया है। तो एक बार फिर से याद दिला दूं, हम जो बात ये कर रहे हैं कि अगर आपके पास लोन चल रहा है और आपके पास कुछ नया पैसा आता है, तो उस पैसे से करें क्या, लोन चुकाएं या नहीं चुकाएं। तो थोड़ा सा हमने समझ लिया, लेकिन अब दूसरी चीज पे आता हूँ, उसके सेकंड एस्पेक्ट पे, कि मान लीजिए ये जो भी हमने पैरामीटर्स पे बात करी और हमने ये निष्कर्ष निकाला कि ये अभी लोन को पे ऑफ करने की जरूरत नहीं है, इस पैसे को इन्वेस्ट कर लेते हैं, तो क्या ऐसा कर सकते हैं? और उस सूरत में कौन से ऑप्शन हैं हमारे पास में? और शायद एक बेसिक अगर मैं बात करूं तो शायद एक सिंपल तो क्राइटेरिया ये हुआ कि हम लोन में कितना परसेंटेज दे रहे हैं और कहीं जहां इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वहां से कितना मिलने वाला है। सिर्फ इतने पैसे काम हो जाता है? नहीं, देखिए ये बात इक्वली इम्पोर्टेंट है कि अगर आप कंफर्टेबल हैं ईएमआई सर्व करने में, तो फिर आपको ये देखना चाहिए कि ये तो आपने ईएमआई बांधी हुई थी, अब इसको आप नहीं छेड़ते ही, आपका नॉर्मल फाइनेंशियल पार्ट है, पूरा सिस्टम का पार्ट है। अब ये जो विंडफॉल है ये आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? एक अजम्पशन है कि आपका 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपका लोन चल रहा है, और आप जो विंडफॉल को इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं वो रिलेटिव हायर रिटर्न जनरेट करने की पोजीशन में है। तो फिर तो ऑफ कोर्स ये बन जाता है कि आप अपना लोन चलने दीजिए और वो जो विंडफॉल है वो आपको बेटर रिटर्न जनरेट करके दे रहा है, तो जो आपने एक्सेस इंटरेस्ट पेमेंट भी किया है वो इससे निगेट हो गया। मगर इसमें आ जाती है एक बहुत बड़ी दुविधा ये हो जाती है कि हायर रेट ऑफ रिटर्न जनरेट करने के लिए, क्योंकि हमने आप ध्यान करें बहुत इनिशियल स्टेज पे रिस्क फ्री रिटर्न और उन सब की बात करी थी, तो जैसे ही आपका रिटर्न का परसेंटेज हाई होने लग जाता है तब आपकी जो रिस्क है वो भी बढ़ने लग जाती है। तो आप अगर ये एक आइडिया लेके चलते हैं कि साहब मैं तो 12 महीने के लिए या 1.5 साल के लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देता हूँ, या ऐसे भी रिस्की एसेट क्लासेस अगर आपके दिमाग में आ रही है, then I would suggest it's not a good idea. The better thing would be कि आप लोन करके खत्म करिए, क्योंकि जहां जिस एसेट क्लास में फ्लक्चुएशन ज्यादा है अप ट्रेंड का, वो डाउन ट्रेंड में भी आ सकता है।
तो कल को ऐसा ना हो आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, आपका कैपिटल भी वहां से इरोड हो गया और ये लोन आउटस्टैंडिंग रह गया, तो फिर आप मेरा एड्रेस ढूंढते जाएंगे और बोलेंगे भाई तुम पहले बताओ ये क्या एडवाइस किया था। तो इट्स ऑलवेज गुड दैट यू ऑल्सो चूज द एसेट क्लास वेरी जुडिशियली, ताकि आपका कैपिटल भी सिक्योर्ड रहे और एक नॉमिनल हेल्दी रिटर्न आपका रजिस्टर होता रहे। तो फिर तो हम जहाँ से चले थे वहीं वापस हम घूम करके आ गए, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि ये पे ऑफ करना है लोन चलता हुआ या फिर कहीं और निवेश करना है। एक सिंपल मैथमेटिक्स ये कहती है कि अगर रिटर्न ज्यादा मिल रहा है और आपको जो पे ऑफ करना है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, तो वो जहाँ पे ज्यादा मिल रहा है वहां पे निवेश कर दीजिए, वहां से आपको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं और यहाँ पे आपको कम देना पड़ रहा है, तो डिफरेंस आपके लिए बेनिफिशियल हो गया। लेकिन अमूमन होता क्या है कि ये जो बड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो इस लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा बड़ा हमें कहीं से मिल सकता होगा, वो जितना बड़ा परसेंटेज होगा उसका वो वाला प्रोजेक्शन या एस्टिमेशन की यहाँ से हमें ज्यादा पैसा मिलेंगे, उतना ही कहीं ना कहीं वो रिस्की एसेट होगा। तो ये वही जो आप कह रहे हैं कि स्टॉक मार्केट हमने पीछे देखा कि ठीक है पिछले 1 साल में 2 साल में 5 साल में इतना इतना रिटर्न दिया है, तो वो कंपैरिजन परसेंटेज में हमने देखा, और अगर वो मेरे होम लोन से एक बार को मान लेते हैं कि ऊपर दे रहा है, इंडेक्स कोई सामने पकड़ा और वो ज्यादा दे रहा है, तो बहुत सिंपल सा मेरे लिए आसान जवाब ये था कि मैं उसके अंदर में निवेश कर दूं। वहां से मुझे 15% मिल सकता है, यहाँ मुझे 10% देना है, तो मैं तो 5% के फायदे पे हूँ। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि वो इक्विटी है, यानी जिसको रिस्की एसेट क्लास बोलते हैं, स्टार लगा करके इसीलिए नीचे लिखा जाता है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो जितना सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होगा, जितना सब्जेक्ट टू रिस्क होगा, उतना ही कहीं ना कहीं वो परसेंटेज की ज्यादा हो सकती है। और जितना हम सेफ बेट की बात करेंगे तो फिर तो परसेंटेज घूम फिर करके कहानी वही आ गई कि ये मत करो, लोन चुका दो। इसमें ऐसा भी होता है ना सर, जैसे मान लीजिए कि आप अगर थोड़ा सा सिक्योर चाह रहे हैं और टाइम होराइजन आपका बड़ा है, तो मान लीजिए आपको कोई मौके का रियल एस्टेट प्रोजेक्ट मिल रहा है या कोई जमीन मिल रही है ऐसा जो रिलेटिवली लेस है इन टर्म्स ऑफ रिस्क, बट टाइम ड्यूरेशन आप ज्यादा अफोर्ड कर सकते हैं देने के लिए, तो फिर ऐसा भी किया जा सकता है कि आप इक्विटी में मत करिए, आप वो प्रॉपर्टी ले लीजिए और उसमें देखिए कि किस तरीके का एप्रिसिएशन आता है, या आपने कोई फ्लैट ले लिया जिसमें आपको एप्रिसिएशन भी मिलेगा और रेंटल इनकम से आपका एक अलग सोर्स ऑफ इनकम भी चालू हो जाएगा। तो इट हैज टू बी डिसाइडेड देयर एंड देन। और इन डिटेल्स पे जाने के लिए ही लोग फिर जो है वो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के पास आते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन केस टू केस, बट ये बेसिक आइडिया है कि इस पैटर्न पे आपको ये काम करना चाहिए। और ये घूम फिर करके वही कैलकुलेशन और आंकड़ों का खेल है कि अगर आपने वो अच्छे से कर लिया, और ये इंटरेस्टिंग आप जो कह रहे हैं कि मान लीजिए मेरे पास ये 10 लाख या 20 लाख रुपए विंडफॉल आता है और वहीं दूसरी ओर मेरे पास कुछ 1 या 2 करोड़ रुपए का लोन चल रहा है जो कि होम लोन चल रहा है, लेकिन इस 10-20 लाख रुपए को मैं पे ऑफ में ना यूज करके और कोई ऐसी चीज मेरे को अपॉर्चुनिटी दिखती है, और जो आजकल जैसे कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो वाला भी एक ऑप्शन, बहुत छोटे छोटे से कियोस्क या छोटी सी दुकानें या पार्ट ऑफ दैट फूड कोर्ट और इस तरीके से मॉल्स में वो वाली चीजें जहाँ मेरे को दिख रहा है कि वैसे मॉल बना, इसका रेंटल इतना है, इसका एप्रिसिएशन इतना है, अब मैं चाहे इसको 2 साल 5 साल में इसको दुकान को निकाल भी दूं तो भी मुझे इतना मिल सकता है, और या मैं इसको रेंट आउट कर देता हूँ तो वो भी, तो मैं जहाँ फ्लैट की बात कर रहे थे मैं उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहा हूँ कि शायद हो सकता है कोई ऐसा कमीशन, और ये कहीं ना कहीं वो वाला एसेट क्लास है जो रिलेटिवली सेफ है। बिल्कुल। तो यहाँ पे और ये कैलकुलेशन अगर हमने कर लिया तो इसको क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि आप ये देख लीजिए कि एक तो आपका कैपिटल एप्रिसिएशन कितना ज्यादा आ रहा है, उसके साथ साथ आप इसमें जो रिटर्न है उसमें रेंटल इनकम को भी जोड़ देंगे, तो आपको एक क्लियर आइडिया लग जाएगा कि इतना तो मेरा कैपिटल एप्रिसिएशन है, इतना मेरा रेंटल इनकम है, और लोन में जो जा रहा है, लोन में कितना इंटरेस्ट सेव हो रहा है और उससे कितना निगेट हो रहा है। तो अगर मैं एक बेनिफिशियरी सिचुएशन में जा रहा हूं वेयर मेरा रिटर्न मेरे डेट पे ऑफ के बावजूद मेरे को एक बेटर सोर्स ऑफ इनकम दे रहा है, या मेरा कैपिटल एप्रिसिएशन ज्यादा बेटर है इन कंपैरिजन टू माय इंटरेस्ट पेमेंट, तो फिर तो ऑफ कोर्स मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा और उसका बेनिफिट उठाऊंगा। ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे दोनों चीजें चल रही हैं और दोनों को तराजू में रख करके आपको तौलना होगा कि क्या चीज भारी है, क्या हल्का है, कहाँ से ज्यादा मुनाफा आ रहा है। आंकड़ों का खेल है, लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है कैलकुलेट करना, अगर आपने ठीक से कर लिया। और वो जो टाइम वाली चीज आप कह रहे थे कि अगर आपके पास समय ज्यादा है, बिल्कुल, अगर हम लंबे समय की बात करते हैं तो इसकी एप्रिसिएशन, ये जो अगर कोई नई प्रॉपर्टी या कोई चीज आपने ले ली उसका भी एप्रिसिएशन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। उसके साथ में अगर वो इनकम देने लगता है, रेंटल इनकम या इस तरीके की चीजें, तो वो भी अच्छा है। और कहीं ना कहीं, और शायद मुझे लगता है कि
इंडिविजुअल्स को भी ना बिजनेस की तरह सोचना चाहिए। बिल्कुल। तो वो कहीं अंतर आता है कि कंपनी जैसे सोचती है, हाँ। अगर हम एज एन इंडिविजुअल भी वैसे ही सोचने लगे, क्योंकि कंपनी, मैंने कई सारी कंपनीज की बैलेंस शीट देखी है, वहाँ डेट भी चल रहा होता है और उनके पास एक बड़ा कैश इन हैंड या एक बड़ा पैसा भी हो रहा होता है, या कुछ इन्वेस्टमेंट भी हो रहे होते हैं, नई जमीनें खरीद रहे होते हैं, कंपनी एक्वायर कर रहे नई होते हैं। कंपनीज एक्वायर कर रहे होते हैं, तो एक तरफ उनके ऊपर लोन दिख रहा है और एक तरफ वो उस पैसे को यूज कर रहे हैं या उनके पास सरप्लस मनी है। वो अलग चीज है कि एक बड़ा प्रॉफिट दिखा रहे हैं, तो हर साल का वो जो पूरा प्रॉफिट है वो उसको कर्जे में नहीं खत्म कर रहे होते हैं, एडजस्ट नहीं कर रहे होते हैं, और इसीलिए वो ग्रो कर रहे होते हैं। और वाला तो अगर हम एज एन इंडिविजुअल भी अगर हम इसी तरीके से सोचने लगे कि चल रहा है और ये सरदर्दी नहीं है, अगर वो सरदर्दी नहीं है, तो जो सबसे पहले हमने जैसे बात करी थी कि अगर ये लोन मेरा जो है, ये मेरी ईएमआई मेरे लिए हेडेक नहीं है, कंसर्न नहीं है, ये परेशान नहीं करती है, तो ये चल रही है। और अब केवल कंपैरिजन है, खोल के देख लें, अगर ये जो नया पैसा आ रहा है, अगर इसको कहीं निवेश करने से ज्यादा फायदा मिलता है तो वो उठाएं, और अगर दिखता है कि नहीं ऐसा कुछ खास फायदा नहीं होने वाला, और खासकर वो लोग जिन्हें निवेश में सारी चीजें नहीं पता, यानी यहाँ पे पोर्टफोलियो को भी अलाइन करना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि नहीं मेरे पास तो क्रिप्टो नहीं है तो ये गलती नहीं करनी है, नहीं तो फिर ये लोन भी तो चलेगा और ये पैसा भी जीरो हो सकता है। सब वो वाला जितना रिस्की एसेट क्लास होगा, तो ये नहीं कह रहे कि क्रिप्टो वो वाला, लेकिन यहाँ पे बैलेंसिंग के नाम पर यहाँ पे केवल आपको सेफर बेट में रहना है। लेकिन अगर वो खाली है, अगर मेरे पास गोल्ड नहीं है और मेरे पास विंडफॉल आता है और मेरे ऊपर लोन चल रहा है, तो शायद मुझे गोल्ड में निवेश कर देना चाहिए। बिल्कुल। वो तरीका कुछ और हो सकता है, ETF हो सकता है, कोई और माध्यम हो सकता है, जरूरी नहीं कि मैं फिजिकल गोल्ड ही लूं, लेकिन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी करना होगा, भी इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि आप एक और चीज देखिए, कई बार क्या होता है कि हम एक ही पैटर्न में चल रहे होते हैं। जैसे आपको बहुत कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स दिखेंगे तो वो बोलेंगे मैं तो सिर्फ कमर्शियल पेपर लेता हूँ, ट्रेजरी बिल इन्वेस्ट करता हूँ और FD करता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं करता। अब ये भी करके आप कहीं ना कहीं अपनी ग्रोथ को, अपने पैसे को ग्रो होने का जो एक पैटर्न है उसको रोक देते हैं। कई जगह मैंने देखा है, लोग बोलते हैं साहब मैं तो इक्विटी में इन्वेस्ट करता हूँ और ऑप्शंस में ट्रेड करता हूँ। अब ये तो अलग ही टैंजेंट पे रिस्क लेने को तैयार है, ये अलग ही तरीके से कंजर्वेटिव है। तो दोनों ही तरीके मेरे हिसाब से एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आई डोंट सी इट अ वेरी हेल्दी साइन। हाँ, ये जरूर है कि आपकी अगर एज ग्रुप ऐसी हो गई है, आप 60-65 की एज में हो गए, तो फिर मैं नहीं बोलूंगा कि लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टमेंट करिए, ऐसा कुछ करिए, फिर तो फिक्स इनकम में आना होगा। बट अगर आप एक अभी 30, 35, 40, 50 तक की एज में भी हैं, तो आपको एक प्रॉपर मिक्स लेके चलना होता है। आपको आगे अपने गोल देखने होते हैं और उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जो है वो बनाना होता है। और यहाँ पे एक चीज फिर वापस समझ में आ जाती है कि रिस्क प्रोफाइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जहां से चीजें शुरू होती है कि सबसे पहले आपकी एज, आपकी इनकम, आपके अभी कितना एसेट्स हैं आपके पास, वो गोल्स क्या है, ये सब कुछ लेकर के, तो एक जो प्रोफाइलिंग है आपकी और आपके लिए क्या सही है, तो एक ही चीज सबके लिए अच्छी होगी ये भी नहीं है, और एक ही चीज सबके लिए खराब होगी ये भी नहीं है। सबके लिए अपने अपने हिसाब से, इसीलिए इसको पर्सनल फाइनेंस बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही पर्सनल है आपके अपने लिए। लेकिन बेसिक कुछ नियम है वो हम सीखते समझते चल रहे हैं, जिसमें आज हमने एक इंटरेस्टिंग चीज सीख ली कि अगर लोन भी चल रहा है और अगर आपके पास कुछ नया पैसा भी आता है, तो अब क्या करना है, इन दोनों को आपस में मर्ज करके खत्म कर देना, यानी इस पैसे से इस लोन को ऑफसेट करना है या इस पैसे को कहीं नई जगह लगाना है, अगर लगाना भी है तो कहाँ लगाना है, ये सारी चीजें सीखी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए, ये इंटरेस्टिंग जानकारी देंगे। थैंक यू सर। थैंक यू।